नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हर सप्ताह पर्सनल फाइनेंस पर आधारित इस कार्यक्रम को आपके समक्ष हम पेश करते हैं। मकसद साफ होता है कि कैसे आप अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए अपने निवेश पर ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। पिछले कुछ सप्ताह से हम कमोडिटी बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल देख रहे हैं। जाहिर तौर पर कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू फैक्टर्स हैं जो कि कमोडिटी बाजार पर असर डाल रहे हैं। तो अगर आप कमोडिटी बाजार में अगर निवेश कर रहे हैं तो क्या आपकी निवेश की रणनीति हो, और साथ ही साथ अगर आप कमोडिटी बाजार में निवेश नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो किस तरह से कमोडिटी बाजार की ABC को आप सीख सकते हैं इस आधे घंटे के अंदर। इसको भी हम आपको बारीकी से बताएंगे कि कैसे कैसे आप कमोडिटी बाजार को फॉलो कर सकते हैं और उसमें अगर निवेश करना चाहें तो उसकी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन कल एक बड़ा फैसला आया सेबी की तरफ से, जब उसने दो बड़ी ब्रोकरेज हाउसेज यानी कि जो मोतीलाल ओसवाल और इंडिया इन्फोलाइन की जो कमोडिटी विंग है उसे ट्रेड करने से मना कर दिया। क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा और क्यों ये वजह रही कि इन को कमोडिटी बाजार के अंदर इन दो ब्रोकरेज हाउसेज को मना किया गया, और साथ ही साथ सेबी 300 के आसपास जो ब्रोकरेज हाउसेज है इन पर भी तलाश कर रही है, क्योंकि जो NSCL का मामला था इसमें जो एक तरह से अनिश्चितता थी या फिर जिसको हम स्कैम कह रहे थे उसके लिहाज से इसकी जांच की जा रही है। तो क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, जो निवेशक है जो कि ट्रेड कर रहे हैं इन ब्रोकरेज हाउसेज के माध्यम से, इन तमाम चीज़ों को भी समझेंगे। कमोडिटी बाजार को लेकर के अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो दो हॉटलाइन नंबर आपके लिए खोल दिए गए हैं। नंबर्स हैं 2309-7647 और 2309-7648। दिल्ली के बाहर से अगर कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आपको आज के जो मेहमान हैं उनसे रूबरू करा देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने कमोडिटी बाजार एक्सपर्ट SK जिंदल, जो कि एसोचैम कमोडिटी कमेटी के भी चेयरमैन है। शुक्रिया सर आपका इस शो के अंदर। तो आप अपने कॉल कर सकते हैं और सीधे SK जिंदल साहब से हॉटलाइन नंबर पर जोड़ सकते हैं। लेकिन जिंदल साहब, सबसे पहले समझना चाहेंगे कल जो सेबी का जो फैसला आता है कमोडिटी बाजार में कितना इंपैक्ट पड़ेगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इनके माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे थे, और क्या ये माना जाए कि जो एक NSCL में जो डिफॉल्ट हुआ था, जो स्कैम जिसको हम कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इन ब्रोकरेज हाउसेस की काफ़ी हद तक थी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इनकी जिम्मेवारी बाकायदा थी, क्योंकि इन्वेस्टर जो कि लास्ट होता है इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, उसके और एक्सचेंज के बीच में ये ब्रोकर्स ही होते हैं। तो उनका फर्ज बनता है कि पूरे तौर पे समझाएं इन्वेस्टर को इसमें कितना रिस्क है, कितना नहीं है, क्या क्या हो सकता है। लेकिन इसको बताया गया था कि ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो ठीक नहीं था और वो रिस्क वहाँ पर था। और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि डिटेल में जब ये इन्वेस्टिगेशन सब हुआ तो उसमें निकला है कि बहुत सारी तरह की गलतियाँ इनसे हुई हैं, ठीक है। जैसे कि फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उनको देना, ठीक है। ये जो 86 पेज का फैसला आया है इसके अंदर सारा जिक्र किया गया है। उनको ठीक से बताया नहीं गया किस तरह के रिस्क होंगे, ठीक है। उन ब्रोकर्स को अंदाज़ा था कि किस तरह का काम हो रहा है, उनको तो बताया गया। उनको ये भी अंदाज़ा था कि पीछे माल नहीं रखा हुआ। अगर पीछे माल होता ना तो इसमें कोई रिस्क नहीं था, ठीक है। लेकिन जो माल, जो सिक्योरिटी इसके पीछे थी वो थी नहीं वहाँ पर, और जब वो पर्दा खुला, ठीक है, तो पाया गया वो माल ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह कि जो 5600 करोड़ रुपए का नुकसान निवेशकों ने उठाया, आज तक 6 साल के बाद भी उनकी भरपाई नहीं हो पाई। अगर ये फैसला भी आ गया है सेबी का 6 साल के बाद, ये देखना चाहिए कि जो इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे आखिर में खड़े हैं उनका नुकसान का भरपाई होना जरूरी था, वो बिल्कुल नहीं हुआ। वो कब होगा ये किसी को नहीं मालूम। तो मुश्किल की बात या अनफॉर्चुनेट बात वो है कि उनका फोकस वहां पे होना चाहिए था कि अगर उनका पैसा गया है तो वो वापस आना चाहिए, और जिन्होंने गड़बड़ की है उनको उसको पनिश करना चाहिए। क्योंकि वो जो निवेशक जिसने इन्वेस्टमेंट किया था रिस्क भी समझ करके, उनका पैसा आज भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ, जो कि 5600 करोड़ की राशि। अगर आज मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मैं सामने मेरे ब्रोकर है और उसके बाद एक्सचेंज है, तो मुझे सही तरह से पता होना चाहिए और उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए सही तरह से बताने के लिए कि इसमें इस तरह के रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो पहले बता देते, हो सकता है कि इसमें कहीं बाद में माल ही ना मिले आपका पीछे, तो मुझे पता होता, फिर मेरी मर्जी थी मैं इन्वेस्ट करता ना करता। लेकिन मुझे बताया गया, मान लीजिए कि रिस्क फ्री है और फिर मैं इन्वेस्ट करूं, तो वो ठीक नहीं। यानी आपने उतना कोलेटरल रखा ही नहीं था पीछे जिसके एवज में आप पैसे ले रहे थे, वहां कोलेटरल था ही नहीं, ठीक है। चलिए, जो पहले कॉलर है शो के उनका सवाल ले लेते हैं। कुमार सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। सौरभ, स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? जी गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये है कि मैं जस्ट अभी MBA से पास आउट किया हूँ और
मुझे जॉब मिली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट प्लान में करूँ। तो मुझे फेयरली आइडिया है म्यूचुअल फंड का, बट किस पे लार्ज कैप में करूँ या मिड कैप, स्मॉल कैप, किस कंपनी में करूँ, तो वो मुझे थोड़ा जानना है। अराउंड 5 to 6,000 पर मंथ में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड में। तो मैं एग्जैक्टली मैं किस में करूँ, मुझे वो डाउट है। आप इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है? आप क्या टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपका केवल इन्वेस्टमेंट, प्योर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सौरभ? जी, मुझे मींस की लॉन्ग टर्म मैं सोच के इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस सवाल में एक और सवाल जोड़ता हूँ जिंदल साहब। जो आजकल गोल्ड और सिल्वर के जो ETFs देख रहे हैं, जिसको हम म्यूचुअल फंड की श्रेणी में रखते हैं, इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि अगर ये लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हम देख रहे हैं इंटरनेशनली भी, तो इसमें जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या ETFs को आप किस तरह से तरजीह देते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और अगर सौरभ के सवाल को भी लिया जाए तो किस तरह से ऐड करेंगे? मैं उसको बहुत सेफ मानता हूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो इनका सवाल है, मैं चाहूँगा कि ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। अभी मिड और स्मॉल कैप में इनकम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली जब ये शुरू कर रहे हैं तो ग्रेजुअली और स्लोली करना चाहिए। ठीक है। तो लार्ज कैप में ही अपने आप को रखें और उसको महसूस करें, समझें और फिर आगे बढ़ें। अभी माहौल जो है वो भी लार्ज कैप की तरफ हमें दर्शाता है कि उस तरफ जाना चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़ रहे हैं कोलकाता से। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका मनी मंत्र में। क्या सवाल है? जी हाँ सर, मेरा सवाल वही था कि मैं रिलायंस टैक्स सेवर फंड में 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट तो नेगेटिव उसका चल रहा है, तो क्या मैं उसे कंटिन्यू कर सकता हूँ? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये तो हालांकि एक टैक्स सेवर फंड को लेकर म्यूचुअल फंड का सवाल है, लेकिन यहाँ मैं कमोडिटी के लिहाज से समझना चाहूँ गोल्ड और सिल्वर में कि गोल्ड ETFs में हमने देखा जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन है, गोल्ड बीज भी एक ऑप्शन दे रहे हैं आजकल। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? एक इन्वेस्टर अगर गोल्ड में सपोज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, अगर हम कमोडिटीज की बात करें, तो कौन से विकल्प को तलाशे? क्या फिजिकल गोल्ड की तरफ जाए इस समय पर आप, क्योंकि अगले 6 से 8 महीने की अगर हम बात करें, 1 साल की बात करें, तो किस तरह का आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेहतर लग रहा है इस समय पर? ये सब डिफरेंट तरह के ऑप्शंस इसलिए बाजार में दिए जाते हैं कि जो निवेशक होते हैं उन सब की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उन सब का एपेटाइट अलग अलग होता है, उन सब के कुशलता भी अलग अलग होती है। अगर मैं समय लगा सकता हूं तो मैं जाऊंगा फ्यूचर बाजार में गोल्ड के, वो एफिशिएंट होता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं होता। ठीक है। इसी तरह से गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड जो है ना, गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है, वो स्कीम बहुत अच्छी है। ठीक है। उसमें आप गोल्ड में इन्वेस्टेड भी रहते हैं और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी पाते हैं और वो सिक्योर्ड भी है। ठीक है। और वो देश के लिए भी हित की बात है कि आज उतना ही हमें डॉलर नहीं बाहर भेजना पड़ता, क्योंकि 10 साल के बाद अगर गोल्ड की ज़रूरत है तो अभी से क्यों हम अपने डॉलर उसके अंदर लगा दें। ठीक है। लेकिन अदरवाइज जैसे बीज हैं, बहुत छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली उसने बहुत छोटा छोटा सम इन्वेस्ट करते गए SIP में या अदरवाइज, तो उनके लिए वो ठीक है। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट रख करके और भूलना चाहता है कि मैं थोड़े दिन के लिए रखूंगा, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बीज में जाए वो। ठीक है। तो ये सब मिलकर के मार्केट को पूरा करते हैं। 10 तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसको जो सूट करे वो उसमें कर सकता है, लेकिन ये सारे ही सेफ सिक्योर्ड हैं। ठीक है। और इसमें सामने जो जिस तरह से अभी आप देखें बाजारों में कुछ ऊंच नीच होती रहती है, म्यूचुअल फंड जैसे आप देखें उनमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपकी सिक्योरिटी रिस्क में आ जाए। ठीक है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं। फिजिकल सिर्फ उसको लेना चाहिए जिसको फिजिकल की जरूरत हो, क्योंकि फिजिकल के साथ भी रिस्क अटैच्ड है कि आपको संभालना पड़ेगा घर में, जहां भी आप रखेंगे। ठीक है। उसकी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करनी है, नहीं तो आपकी खुद की सिक्योरिटी मुश्किल में आ सकती है। तो इसलिए वो देख करके अपने को जो सूट करता है वो करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले कॉलर का रुख करते हैं। सिवान भाटिया हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। भाटिया जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैं 8 महीने से SIP कर रहा हूँ और तकरीबन 80-90 हज़ार के करीब इन्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन टोटल मेरा नेगेटिव में जा रहा है। शुरू से ही कभी पॉजिटिव में गया ही नहीं। SIP किस जगह आप कर रहे हैं, कौन से फंड्स में कर रहे हैं? ऐसे कि मैं 3-4 म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ, स्मॉल कैप में भी है, बिग कैप में भी है, सब में अलग अलग SIP किया हुआ है मैंने। ठीक है। तो लेकिन शुरू से वो नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है। पॉजिटिव कब तक वेट करना चाहिए कि वो पॉजिटिव जाएगा, या किसी देर तक इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? क्योंकि मेरे को लग रहा है रिस्क फैक्टर ना हो कि मैं SIP में इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ,
हर महीने में पैसे दे रहा हूँ, लेकिन वो सब नेगेटिव में जा रहे हैं। एक और चीज, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या इक्विटी फंड्स हैं ये? जी इक्विटी फंड। इक्विटी फंड्स है नहीं ये? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आशीष का भी सवाल ले लेते हैं। आशीष लाइन पर है, उसके बाद एक साथ ही हम सवाल कर लेंगे। आशीष आप लाइन पर हैं? जी सर। आशीष अपना सवाल कर सकते हैं। सर मैं म्यूचुअल फंड से अभी नया जुड़ा हूँ। मैंने 3 फंड्स लिए हैं सर। ठीक है। एक SBI बैंकिंग फाइनेंशियल डायरेक्ट ग्रोथ फंड, एक SBI स्मॉल कैप फंड और एक मीरा एसेट्स। मैं सर इनमें 5-5 हजार रुपए मंथली निवेश कर रहा हूँ। ये सर मेरे लिए कैसे रहेंगे? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जिंदल साहब, ये सवाल तो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं हालांकि, लेकिन फिर भी जो एक स्मॉल कैप और मिड कैप का जो सवाल था सिवान भाटिया का, उनका कहना है कि नेगेटिव में ही रिटर्न चल रहा है। तो पिछला 1 साल जो हमने देखा लगातार जो इक्विटीज में इतना पैसा नहीं बना है, तो क्या इस समय पर ये डाइवर्सिफिकेशन को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? अगला 1 साल आप किस तरह से देखते हैं? अगर चेंज करें तो किस तरह से करें? कहाँ कितना एसेट एलोकेशन किया जाए? अगर ये मैंने खुद अपने लिए इन्वेस्टमेंट किया होता तो मैं चेंज नहीं करता। ठीक है। इसमें बने रहना अच्छी बात है, और बार बार चेंज करेंगे तो वो कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। इतिहास देखना चाहिए पीछे जो रहा है। कुछ ऐसे टाइम आते हैं जिस समय में आप नेगेटिव रिटर्न देखते हैं, लेकिन वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव में। तो स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके उसमें फर्मनेस जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप एक फंड से दूसरे फंड में कूदते रहेंगे और उसका खर्चा देते रहेंगे, उसको बदलने का भी खर्चा लगता है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अभी ज़्यादा उनको ये जो टाइम चल रहा है अभी, ये लार्ज कैप का थोड़ा सेफ टाइम है और उनके अंदर अभी थोड़ी सी रिस्क बाकी है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और अगर अभी तक इन्होंने उसको रखा है तो अभी भी वहाँ रहने दे सकते हैं। ठीक है। हो सकता है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये साइकिल दूसरी तरफ चल पड़े। ठीक है। हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जीतता वही है जो टिका रहता है, और जो बार बार बदलता रहता है वो बहुत जल्दी अपने मन की वजह से उसमें वो हार पा सकता है। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ है वहाँ बने रहिए, इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखिए, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप इस समय अगर जो नेगेटिव रिटर्न पा रहे हैं, हो सकता है आगे जाते हो पॉजिटिव रिटर्न्स पा सके। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कमोडिटी बाजार की कुछ ABC समझने की कोशिश करेंगे जिंदल साहब से कि अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं, कमोडिटी बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो कैसे कराएं, आप इन्वेस्टमेंट के को प्लान कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। आप बने रहिए मनी मंत्र के साथ। कुछ कर भी लो बच्चों, पूरा दिन मोबाइल में देखने से कुछ नहीं होने वाला। तुझे क्या मालूम है? मालूम है कि अब्बा करके है। आप लोग आगे पढ़ोगे कैसे? ये तो तुम्हारी बात सही है। जितनी देर आप लोग मोबाइल में सर खपा रहे हो, उतने में तो ऑनलाइन स्कॉलरशिप भर देते। अब तक तो आप लोगों के खाते में फीस के पैसे भी आ जाते। इसे कहते हैं मदद हमारी, मंजिल आपकी। अल्पसंख्यक युवाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का मिशन तहरीक-ए-तालीम। आज करोड़ों सपनों को हौसला मिला है मुद्रा लोन से। पहले मैं घर पे नाश्ता बनाकर अड़ोस पड़ोस में बेचती थी। फिर मेरा बिजनेस और बढ़ने लगा, जैसे किट्टी पार्टी। फिर मैंने सोचा कि मैं मशीन लेकर क्यों मेरा बिजनेस बढ़ा न पाऊँ। तब काम आया मुद्रा योजना। आज मेरा खुद का एक यूनिट है, वहाँ हम 4-5 जन लोग मिलके काम करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जरूरत जैसा लोन, उम्मीदों जैसी तरक्की। बंधन की ताकत से गौरव की पहचान है हम, शुद्धता के वादे से हर कदम साथ है हम। RINL वाइज़ाक स्टील। नमस्ते, ये है मेरा गांव। मेरा गांव अब समृद्ध हो रहा है। वजह है महात्मा गांधी नरेगा में बढ़ी पारदर्शिता और जन भागीदारी। अब ग्रामीणों के पास 100 दिन के काम की गारंटी है। मजदूरी भी सीधा उनके बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में जमा होती है। मनरेगा से विभिन्न योजनाओं का तालमेल रंग ला रहा है। जल संरक्षण के कार्यों से भूजल स्तर बढ़ा है। स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण से विकास हो रहा है। सोशल ऑडिट के कारण मनरेगा में पारदर्शिता बढ़ी है। मनरेगा का पैसा भी अब आधार के द्वारा उसके खाते में जा रहा है। करप्शन कम हो रहा है। पिछले 4 वर्षों में मनरेगा ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। यही कारण है मेरा गांव अब दिन ब दिन हो रहा है समृद्ध।
H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। कई बीमारियां बिना बताए ही आ जाती हैं। सालों तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये बीमारी है, जैसे ब्लड शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर। और ये आपकी कमाई, मन की शांति सब कुछ खत्म कर सकती है। और हाँ, अगर आप स्वस्थ दिखते तब भी जरूरी नहीं कि आप इन बीमारियों से मुक्त हैं। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच और डॉक्टर से उपचार करवाते रहिए। रोज संतुलित आहार लीजिए, व्यायाम कीजिए और तंबाकू और शराब से तो दूर ही रहिए, वरना सावधान, ये बीमारियां किसी को भी हो सकती है, आपको भी। अगर आपकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर की मुफ्त जांच जरूर करवाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है एक बार फिर से आपका मनी मंत्र में, जहां हम आज कमोडिटी बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कमोडिटी बाजार में निवेश की क्या रणनीति हो, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो फोन लाइन पर मौजूद हैं रांची से विश्वजीत, उनका सवाल ले लेते हैं। विश्वजीत, आप लाइन पर हैं क्या? यस सर। अपना सवाल कर सकते हैं विश्वजीत आप। हाँ सर, माय क्वेश्चन इज सर यस कि आई एम ए इन्वेस्टर। ओके। और मोतीलाल ओसवाल में मेरा हार्ड अर्निंग्स वहाँ पे सर लगा हुआ है। ओके। इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके। सो अभी जो मोतीलाल ओसवाल को लेके कमोडिटी मार्केट्स पे जो भी आ रही है, सेबी का जो बैन हो गया है सर, सो देयर इज अ कंसर्न विथ मी। मुझे क्या करना चाहिए? विश्वजीत, एक चीज सेल द शेयर, वहां से निकल जाना चाहिए और मुझे दूसरे किसी सेफ जगह में उसको स्विच करना चाहिए? मेरा विश्वजीत, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने केवल शेयर्स खरीदे हुए हैं या फिर आपने कोई कमोडिटी खरीदी हुई थी मोतीलाल ओसवाल के इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से? नो कमोडिटी सर, ओनली स्टॉक्स होल्डिंग मेरा वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, आपके स्टॉक्स उसमें है। आपका जो सवाल है मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक है? नहीं, ये कह रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल, हाँ मोतीलाल ओसवाल जो आपका एक जो ब्रोकर है, आप जो ट्रेडिंग करते हैं उस प्लेटफॉर्म से, उसमें स्टॉक्स इनके पास में मौजूद है। उन स्टॉक्स में कोई फिक्र करने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने मोतीलाल ओसवाल का खुद का स्टॉक खरीदा हुआ है तो वो आने वाले समय में थोड़ा प्रेशर में जरूर रहेगा जब वो मंडे को देखेंगे, क्योंकि एक तरह का पैनिक बाजार में आया है। ठीक है, लेकिन अगर उनके पास आपके दूसरे स्टॉक्स हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक और चीज, अगर जिन्होंने मोतीलाल ओसवाल या फिर IIFL के माध्यम से कुछ कमोडिटीज को उठाया है और वो उनके डीमैट में पड़ी है मोतीलाल ओसवाल या फिर IIFL के, ऐसे लोग स्विच किस तरह से करेंगे? क्या तरीका होगा? या फिर ये मोतीलाल ओसवाल की जिम्मेदारी होगी कि इसे स्विच करवा करके दे, या फिर एक इन्वेस्टर को खुद मैन्युअली जाना पड़ेगा? इन्वेस्टर को 45 दिन का समय मिला है कि वो अपने आप उसको स्विच करा ले। ठीक है। वो बिना किसी कॉस्ट के होगा, सेबी के ऑर्डर के मुताबिक उसकी कॉस्ट नहीं लगेगी स्विच करने की। लेकिन अगर 45 दिन में उसने ना किया तो फिर मोतीलाल ओसवाल को या इंडिया इन्फोलाइन को, उनको अगले 30 दिन मिलते हैं कि वो स्विच करके देंगे उसको जो बचा हुआ सामान होगा। ठीक है। अगर इन्वेस्टर ने खुद ना कराया अपनी पसंद से, ठीक है, कि मैं यहाँ से उठ करके यहाँ जाना चाहता हूँ, नहीं कराया तो फिर वो लोग उसको कराएंगे। तो इस तरह का बंदोबस्त इसमें किया गया। यानी कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अगर कोई कमोडिटी ट्रेडर कर रहा है मोतीलाल ओसवाल IIFL का, तो वो सेम प्राइस पे सेम कॉस्ट पर जो अपना कमोडिटी के तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको दूसरे किसी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे लेकर के जा सकते हैं, और इसके लिए उनको मोतीलाल ओसवाल को ही अप्रोच करना होगा। ठीक है, चलिए अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ अमरदीप जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमरदीप, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? जी गुड मॉर्निंग सर, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि मैं इलेक्ट्रिक कारों पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्या ये सही रहेगा डिसीजन? आप अपना सवाल दोहराएंगे एक बार? सर मैं इलेक्ट्रिक कारों पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे डिसीजन सही रहेगा या गलत रहेगा? मैं आपका सवाल, हालांकि ये बाजार और उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन शुक्रिया कॉल करने के लिए अमरदीप। लेकिन जो पहले कई सारे कॉल्स आए हैं जनरल साहब के, जो पैनिक सा क्रिएट हो रहा है इन्वेस्टर्स के बीच में कि इसको सिंप्लीफाई कर सके,
क्योंकि एक ब्रोकरेज हाउस जो होता है कई मल्टीपल चीज़ों में कारोबार करता है, चाहे वो डॉलर हो या फॉरेक्स की बात करें, हम लोग कमोडिटी की बात करें, तो ये पैनिक की बात क्यों नहीं है या फिर पैनिक की बात क्यों है, इस चीज़ को कैसे समझें? पैनिक की बात इसलिए है कि देखिए ये बहुत लोगों को कंसर्न करता है, पूरे इस ट्रेड और इंडस्ट्री को, ब्रोकिंग की, तो इसलिए स्वाभाविक है कि लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे तो पैनिक होगा। बड़ी खबर है, बेहद बड़ी खबर है। वो बात अलग है कि जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी चीजें हो रही हैं। ठीक है। लेकिन इससे भी फायदा ये होगा कि अगर ये ब्रोकरेज हाउसेस को रेगुलेट किया जाएगा, थोड़े समय के बाद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा। जिस तरह के रूल्स का इन्होंने अभी तक फ्लाउटिंग किया है कि मार्जिन्स को ठीक से नहीं रखा, इन्वेस्टर के मार्जिन को और अपने मार्जिन को सेग्रीगेटेड ठीक से नहीं रखा, ठीक है, या उनके मार्जिन, उनके डील्स के ऊपर उन्होंने लोन ले लिए उनकी जानकारी के बिना, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक बहुत क्लैरिटी के साथ काम करना चाहिए ताकि एक दूसरे का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी ना हो। ठीक है। तो वो आगे से होगा। अभी तक ये लगता था ये सब तो कोई जरूरत नहीं है, उसको बहुत लाइटली लेते थे, उसकी वजह से वो माहौल थोड़ा गलत था। ठीक है। लेकिन अगर ये सारे रूल्स फॉलो करें तो इन्वेस्टर का पैसा सेफ हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस वापस आता है। जब जब सेबी ने इस तरह के कदम उठाए हैं, ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आपको बताता हूँ कि आज से 20 साल पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस शेप में नहीं थी। बिल्कुल। AUM होता था 1 लाख करोड़, आज है 25 लाख करोड़। 25 गुना इसलिए बढ़ा कि सेबी ने उसके अंदर कॉन्फिडेंस डलवाया कि उसके रूल्स वगैरह स्ट्रिक्ट किए। ठीक है। और वो वहां पर कोई प्ले जो होता था उसकी संभावना हटा दी। ठीक है। इन्वेस्टर को और कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे पैसे सिक्योर्ड है। ठीक है। इसी तरह से ब्रोकरेज हाउसेज में अब ये इस तरह के ये कानून आने से, ठीक है, इम्प्लीमेंट होने से लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, व्यापार का साइज और बढ़ेगा, बहुत ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी थी। ठीक है। पहले के टाइम में और आज के टाइम में सिर्फ एक बड़ा फर्क ये देखता हूं मैं कि ट्रांसपेरेंसी आ रही। ठीक है। और उसका फायदा हो रहा है ट्रेडर को भी और ब्रोकर को भी। ठीक है। पहले वो गुचमुच होने से, सब कुछ अंदर गड़बड़ होने से उसमें रिस्क बढ़ जाता था और किसी को पता नहीं लगता था। ठीक है। चलिए, शुक्रिया जिंदल साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और तमाम जो आपने जानकारियां दी, जहां तक इन दो ब्रोकरेज हाउसेस की बात आती है, कमोडिटी बाजार की और म्यूचुअल फंड्स की आपने बात की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मनी मंत्र में इतना ही, जब हमने बातचीत की कि अगर आपके पास कमोडिटी में, अगर आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कमोडिटी में कुछ सामान उठाया हुआ है मोतीलाल ओसवाल या फिर इंडिया इन्फोलाइन की तरफ से, तो आप इन दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस से स्विच ओवर कर जाइए, क्योंकि सेबी ने इन लोगों को बैन कर दिया है कमोडिटी में ट्रेड करने से। 45 दिन का समय आपको मिलता है। इस कदम का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये कि ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है इस केस के अंदर, और अपने आप को स्विच कर जाएं, वो उनके लिए बेटर होगा। क्योंकि सेबी ने पाया है कि जो ये दो ब्रोकरेज हाउसेस थे, ये एक तरह से जो NSCL का जो स्कैम हुआ था, जो NSCL स्पॉट एक्सचेंज का जो मामला था, उसमें कहीं ना कहीं इनकी गड़बड़ियां एक तरह से सामने निकल करके आई हैं। इसलिए इनको सेबी ने कमोडिटी बाजार में ट्रेड करने के लिए फिट नहीं पाया है, अप्रोप्रिएट नहीं पाया, इसलिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि आज के इस मनी मंत्र में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे होगी मुलाकात, जहां आज तो हमने कमोडिटी की बात की, लेकिन कई और मुद्दों के साथ में आपसे